नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से जुड़िएगा। फिर उसके बाद आज की जो हमारी क्लास है वो जो कल हमने पढ़ा था, हरियाणा के एग्जाम्स में जो भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लस में उससे संभावित क्वेश्चंस आगे आगामी एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसका एक कंप्लीट नोट्स हमने तैयार कर लिया है। उसकी पहली क्लास आपकी कल मैंने डाल दिया था और सेकंड क्लास आज है, और इसके नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, जो आपको अभी लाइव चैटिंग में जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको हिस्ट्री के, बायोलॉजी के बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे। डेली के आपको स्टैटिक जीके के नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते हैं, तो आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हाँ भाई, चलो भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ भाई, चलते हैं। देखो भाई, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम्स में मंडल आयोग से रिलेटेड। तो आपको एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मंडल आयोग का संबंध किसके साथ था। तो मंडल आयोग का जो संबंध था वो क्या था कि पिछड़े वर्ग के लिए जो हमने आरक्षण की सुविधा की गई थी, पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण देने की बात की गई थी, उसका संबंध आपका मंडल कमीशन से है। और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980 में। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था, और 1980 में रिपोर्ट दिया। तो इस आयोग का गठन कब किया गया? आयोग का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1978। सब बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट करते रहो। नोट्स आपको मिल जाएंगे भाई, नोट्स आपको मिलेंगे, बस आपने क्या करना, कमेंट करने हैं। जो पॉइंट है उनको कीवर्ड में नोट डाउन करना है। और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। तो बहुत जबरदस्त नोट्स है, कम पेजों में है। 20 दिसंबर 1978 को मंडल आयोग की स्थापना हुई, मतलब गठन हुआ। और उस समय पर किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। और इस आयोग का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का क्या नाम है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अध्यक्ष का क्या नाम है भाई? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अध्यक्ष का आपका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उसके बाद अब बात है कि भी इस रिपोर्ट के अनुसार जो ओबीसी है, पिछड़ा, जो अदर पिछड़े हुए जो हैं, पिछड़े वर्गों के लिए कितने परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है? तो 27%। तो ध्यान दीजिएगा, मंडल कमीशन ने कहा था कि पिछड़े वर्गों को कितना दे दीजिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में? 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मींस मौलिक अधिकारों को कौन सस्पेंड कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान देना है, क्वेश्चन ये पूछा था लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ऐड ऑन कर दी है ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कब सस्पेंड हो सकते हैं। मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं जब अपने देश में इमरजेंसी लग जाए। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान, राइट। और आपातकाल के दौरान आर्टिकल नंबर 358 में क्या बोल रखा है कि भाई अगर अपने देश में इमरजेंसी या तो युद्ध के आधार पर लगाई गई हो, या फिर एक्सटर्नल रेबलियन, या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर, अगर इन दो आधारों पर देश में इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तो आर्टिकल नंबर 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, मतलब बिना किसी ऑर्डर के ही सस्पेंड हो जाएगा। जबकि आर्टिकल नंबर 359 में क्या बता रखा है कि भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। दो बातें हैं, 358 के अनुसार तो यह बोल दिया गया कि भी अगर इमरजेंसी लगी है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो 19 जो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो हमने कल पढ़ा था 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ऑटोमेटिक सस्पेंड। लेकिन भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट भाई।
संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति की गई है। भाई ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने की, मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने की पावर कहां दे रखी है? भाई ये आपकी पावर दे रखी है दो जगह पर, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 में मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने संबंधी नियम है। 32 में क्या बोल दिया कि भी आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार अगर आपको मौलिक अधिकार ना मिले तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। 226 के अनुसार क्या है? अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट में जब आप केस करोगे तो भाई आपको मौलिक अधिकारों के साथ में लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। लेकिन आर्टिकल नंबर 32 में सिर्फ मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग में ही रिट जारी हो सकती है। ध्यान देना बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि 226 में हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ में अन्य अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट भी, अब देखो न्यायालय में जो आदेश जो जारी किया जाएगा, जो रिट जारी की जाती है वो 5 प्रकार की रिट होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जैसे एक हो गया हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं। हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या है कि भी अगर किसी व्यक्ति को बंधक बना लिया जाए तो ये रिट जारी किया जाएगा। फिर अब परमादेश मैंडामस हम इसको बोलेंगे। मैंडामस का मतलब होता है कि अगर आप अपनी नैतिक ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं तो नैतिक ड्यूटी पूरी करने के लिए ये रिट जारी की जाएगी। एक होता प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन। क्या होता मेरे भाई? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ कि भी अगर कोई कार्य, जुडिशियल कार्य भाई सही समय पर या गलत सुनवाई उसकी हो रही है तो उस कार्य को रोका जा सकता है, उस प्रोसेस को रोका जा सकता है। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है जब कोई व्यक्ति दूसरे की जगह पर अपना अधिकार जमाए कि ये चीज मेरी है तो उसके लिए अधिकार, क्यों वारंटो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये रिट जारी की जाएगी। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब सर्श्योरी, मतलब सर्टिफाई करके दिखाना। अगर जुडिशियल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसा काम गलत हो जाए तो बाद में उसको सर्टिफाई करने के लिए कि भी आप सर्टिफाई करके दिखाओ क्या आपने जो ये काम किया है ये सही किया है या गलत किया है। तो ये प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन सी रिट है जिसको स्वतंत्रता का बुलवर्क कहा जाता है? बुलवर्क ऑफ फ्रीडम। बुलवर्क ऑफ फ्रीडम किसको कहा जाएगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को ये कहा जाएगा, हैबेस कॉर्पस को। नेक्स्ट चलते हैं भी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए, भाई ध्यान दो भाई, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन दिया था? भाई जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, उसमें यह कहा गया कि भी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट भी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिएगा आपका आर्टिकल नंबर 22 में 2 प्रकार की डिटेंशन दे रखे, एक अरेस्ट डिटेंशन, एक होता प्रिवेंटिव, एक होता पुनिटिव। तो यहां पर ये क्या है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है अगर कोई आदमी ऐसा हो जिससे हमें यह लगे कि आगे चल के ये कोई अपराध कर सकता है, भविष्य में किसी अपराध को रोकने के लिए अगर हम जब किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लेते हैं तो वो होता प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये कितने महीने के लिए हो सकता है? 3 महीने के लिए। पहले 2 महीने के लिए था, लेकिन बोर्ड की परमिशन के साथ 1 महीना और बढ़ा दिया गया। मैक्सिमम 3 महीने तक ये किसी को हम नजरबंद रख सकते हैं। जैसे अब जम्मू एंड कश्मीर में, जब जम्मू एंड कश्मीर को भाई राज्य से यूटी बनाया गया, जम्मू और लद्दाख, तो उस समय पर यह था कि बहुत सारे नेता जनता को भड़का सकते हैं, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया गया, उनको रोक लिया गया कि आप बाहर ही नहीं निकलोगे, है ना, प्रशासन को अच्छे वे में चलाने के लिए। नेक्स्ट है भाई, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के अनुसार के अंतर किस में शामिल किया गया? अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये कहा गया कि भी जो हमारे प्राइवेट भवन है उसके ऊपर भी हम नेशनल फ्लैग फहरा सकते हैं। तो ये बात किस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई? तो ये है आर्टिकल नंबर 19(1)(a)
19(1) क्लोज ए में कहा गया। और केस कौन सा था? नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस था कि भी आप प्राइवेट उसके ऊपर भी आप राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। नेक्स्ट भाई, ये पूछा गया है जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने कहां से लिए? डीपीएसपी। भाई डीपीएसपी हमने लिए हैं कहां से? आयरलैंड से भी। कहां से? आयरलैंड से। उसके बाद भाई जो हमारा संवैधानिक उपाय हैं, उपचार हैं, मींस आर्टिकल नंबर 32 में हमारे संवैधानिक उपचार दे रखे हैं। आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? आर्टिकल नंबर 32 हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा ये कहा गया? तो भाई ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई शेयर करते रहो वीडियो को। आप बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके सोड़े हाथ ने बटन है को घूमता हुआ उसको दबाइए, और सब बच्चे इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाइए, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है ना भाई ये आप लोगों के लिए है ना, तो आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि आप कौन कौन कहां से पढ़ रहे हैं, मैं तो अपना एक शिक्षक धर्म निभा रहा हूं, तो आप भी एक अपना स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट होने का धर्म को निभाइएगा। जिस प्रकार से मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं मैक्सिमम, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो सपोर्ट है वही तो एनर्जी देती है, वही तो बार बार आपको मन करता कि और पढ़ा जाए, और अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए। अब ये नोट्स बना बना के आप लोगों को मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि इससे सुकून मिलता है। मतलब जब बच्चे बोलते हैं ना नौकरी लगने के बाद, सर आपकी वजह से मेरा इतना स्कोर आ गया, सर आपकी वजह से मैं नौकरी लग गया, तो वो जो सुकून है, वो जो मतलब कि पल जो होता है, मतलब वो कभी भी कि उसकी कोई मूल्य ही नहीं है, राइट। तो ये एनर्जेटिक कुछ चीजें होती हैं जो हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलो भी, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 के पारित होते ही भारत क्या बन गया था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब पारित हो गया तो भारत क्या बन गया था? डोमिनियन राज्य, है ना। डोमिनियन राज्य का मतलब यह है कि भी आधी स्वतंत्रता मिल गई थी। अब मतलब कि मेन हेड तो ब्रिटेन ही था, लेकिन नीचे वाली पावर्स इंडिया के हाथ में आ गई थी कि भी आप स्वतंत्र हो, लेकिन आंशिक रूप से, पूरे नहीं हो। उसके बाद भी पूर्ण रूप से हम कब हुए स्वतंत्र? 15 अगस्त 1947 को हमारा स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, राइट। और 26 जनवरी को जब हमने अपना देश आजाद, जब अपना संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, तो उसके साथ ही हमारा देश सोवरन भी बन गया, संप्रभुत्व भी, लोकतांत्रिक भी बन गया, और गणराज्य भी बन गया। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोवरन तीनों कब बने हम? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। डोमिनियन स्टेटस कब मिल गया था भाई? 1947 में, स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब बात कर लेते हैं। जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसके अंतर्गत क्या क्या दे रखा है? 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, ध्यान दो। एक तो इसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त को 2 डोमिनियन राज्य बन गए थे। 2 डोमिनियन राज्य कौन कौन से? एक पाकिस्तान और एक भारत। और भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन बन गया था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया, और प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया किसको? लियाकत अली को। कमेंट करो भाई, सब बच्चे कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो इन बातों को, लियाकत अली को भाई। चलते हैं नेक्स्ट भाई, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना। भाई ये कई बार एचएसएससी ने पूछा है, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस कानून के अंतर्गत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और ये वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान उसके पंजाब प्रांत में है भाई, पंजाब प्रांत में। उसके बाद भाई ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ
कि रिकमेंडेशन किसने दिया था कि 3 स्तर पर आपका केंद्र सरकार होना चाहिए, तो तीन स्तर की होनी चाहिए, 3 लेवल की होनी चाहिए, तो ये कैबिनेट मिशन ने कहा था। ठीक है, और मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य यही था कि भी आपकी जो सत्ता का जो हस्तांतरण है, ब्रिटिश सरकार से जो सत्ता अंग्रेजों को दी जानी है, वो आपका इजी वे में चली जाए, तो उसके लिए त्रिस्तरीय संघ की बात कही गई थी कि इसके अंदर ही 3 लेवल पे होगा। उसके बाद भाई देखो, एक कथन है कि भी कोई भी वफादारी विभाजित नहीं हो सकती, कोई भी वफादारी विभाजित आपकी नहीं हो सकती। ये बात भाई, ये बात किसने कही थी? देखो, किसके ऊपर? नागरिकता के संदर्भ में यह कहा गया कि वफादारी को विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर हम भारतीय हैं तो भारतीय ही हैं भाई, अगर नहीं है तो नहीं है, वो विभाजित नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, गोविंद वल्लभ पंत ने ये बातें कही थी। और नागरिकता से संबंधित तो आपको पता है ये नियम कहां है, भाग नंबर 2 में, और आर्टिकल नंबर 5 लेकर 11 तक है मेरे मित्र। नेक्स्ट भाई, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब हुई? देखो भाई, उससे पहले तो हमारी कांग्रेस पार्टी ही चल रही थी, लेकिन केंद्र के लेवल पे कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए बाकी जितने संगठन थे, बाकी जितने दल थे, सब लोगों ने मिलकर एक अलग से फ्रंट बनाया, एक अलग से पार्टी बनाई 1971 में। तो अलायंस गवर्नमेंट, अलायंस राजनीति की शुरुआत हो गई थी 1971 में। किसको हटाने के लिए? इंदिरा गांधी। और इस संगठन जो बना, इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट। राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से 1971 में कई पार्टियों के द्वारा एक फ्रंट बनाया गया, जिससे भाई इंदिरा गांधी को हरा जा सके। नेक्स्ट, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली ली गई। देखो भाई, संघीय प्रणाली तो है अपने देश में, लेकिन संघीय प्रणाली में तो केंद्र और राज्यों के पास पावर बराबर होती है। संघीय प्रणाली है, लेकिन केंद्र सरकार की मजबूती के साथ शक्तिशाली केंद्र है। यह बात हमने कहां से सीखा? ये कनाडा से सीखा कि फेडरल तो हम होंगे, संघीय तो हम होंगे, लेकिन हमारी पावर इक्वल डिवाइड नहीं होगी, हमारा सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसलिए यह कनाडा से लिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बोला गया कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया। ध्यान दो भाई, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया कनाडा से। इसका कहने का मतलब यह है, 3 जो हमारी लिस्ट होती हैं, एक हमारी स्टेट लिस्ट, जैसे ये यहां पर, हाँ यहां पर तो नहीं, स्टेट लिस्ट हो गया, एक हमारी यूनियन लिस्ट हो गया, एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। इन लिस्टों में क्या है? सरकार के कार्य को बांटा गया कि ये काम केंद्र करेगा, ये राज्य करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। अब जो बाकी बच गए कार्य जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जो बाकी कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? वो केंद्र सरकार किए जाएंगे, और उनको हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां। तो ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? 248 में है भाई। और समवर्ती सूची हमने कहां से ली मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ले लिया? इंग्लैंड से। प्रस्तावना की भाषा कई बार बता चुका हूं, अगर एग्जामिनर पूछे प्रस्तावना कहां से लिया, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट भी, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। ध्यान दो भाई, सरकार का जो संसदीय प्रारूप था, सरकार का जो संसदीय प्रारूप था, उसका पहली बार प्रयोग कब हुआ? ब्रिटेन में भी। कब हुआ? ब्रिटेन में संसदीय। तो संसदीय प्रणाली भी हमारे ब्रिटेन से ही ली गई थी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि भी वो कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग से रिलेटेड है। तो चुनाव आयोग से रिलेटेड भाई हमारा अनुच्छेद नंबर 324 है। चुनाव आयोग का पूछ रखा कि चुनाव आयोग से रिलेटेड हमारा कौन सा अनुच्छेद है? 324 में चुनाव आयोग की बात कर रखे। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग किस प्रकार का संस्थान है? एक संवैधानिक संस्थान है। कैसा संस्थान है? संवैधानिक संस्थान है। दूसरी बात भाई,
चुनाव आयोग के मेन काम क्या क्या होते हैं? देखो ये भी कई बार पूछा गया है। चुनाव आयोग के मेन काम क्या है? मतदाताओं की सूची को तैयार करना, ठीक है। जो हमारे राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से को रिकॉग्नाइज किया जाए, कौन से को नहीं किया जाए, वो भी इसी का काम है। चुनाव चिन्ह देना कि इस पार्टी का ये चुनाव होगा, अलॉट करना। भाई चुनाव को करवाना शांतिपूर्ण तरीके से, और आचार संहिता को, सिविल कोड को लागू करना, आचार संहिता को आपका तैयार करवाना। भाई जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 अन्य होते हैं, तो टोटल 3 मेंबर ही होते हैं चुनाव आयोग में। और इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखो यही तो है ना, क्यों ऐसा होता कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो आपने करवाया था ना उसी में से आया हुआ है, वहीं से हमने पढ़ा था, वहीं से आया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भी क्वेश्चंस तो एक पूछा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं, तो इन नोट्सों को ना अच्छे से रगड़ के घोल के पी जाओ भाई, ठीक है। बार बार 5 बार 10 बार इन्हीं को बार बार रिवीजन करो, कहीं घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भाई देखो 1994 में बहुसदस्यीय था पहले, ये बहुसदस्यीय वर्ष 1993 से निर्वाचन आयोग क्या है? बहुसदस्यीय, मतलब कि 1993 के बाद से इसमें कितने सदस्य हो गए थे? 3 सदस्य हो गए थे। नेक्स्ट भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, उसका एक लेसन नंबर 10, ध्यान दो कौन से लेसन नंबर में? 10वें लेसन नंबर में भाई एक स्वतंत्र संस्थान दर्शाने वाला अनुष्ठान कौन सा? कि भी ये तो स्वतंत्र है, तो 71A में भाई उसकी यूनाइटेड नेशन की स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए अध्याय 10 में कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 71A। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, और ये एक प्रकार से एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है भाई? मेन उद्देश्य है कि भाई विश्व के स्तर पर शांति स्थापित करना, और इसमें टोटल 193 सदस्य हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। चलते हैं भाई आगे। भाई वो कौन सा संशोधन था जिसमें आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? वो संशोधन बताओ जिसमें एज को घटा के 21 से घटा के भाई आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वो संशोधन था आपका 61वां संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ था? 1989 में हुआ। 1989 में ये आपका संशोधन हुआ था। नेक्स्ट भाई एक संशोधन हुआ आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है भाई? आपका अनुच्छेद नंबर 42। देखिएगा हम जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बस कमेंट करते जाइएगा, जो हम फैक्ट्स लिख रहे हैं उन फैक्ट्सों को कमेंट में लिखते जाओ बस, और नोट्स आपको तो मिलेंगे ही। उसके बाद अभी 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ मेरे? ये हुआ था 1978 में, और इसमें 2-3 चीजें बता रखी थी। एक तो ये कहा गया जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 300A के तहत। आर्टिकल नंबर 300A के तहत उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में पहले है ना, अपने देश में जब इमरजेंसी लगती थी तो एक आधार आपका आंतरिक अशांति का भी आधार था, और इस आधार पर 1975 में अपने देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी भाई, इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी आई 1978 में, तो उसने सबसे पहले इस वर्ड को हटा दिया और उसकी जगह सैन्य विद्रोह कर दिया, मतलब कि सशस्त्र विद्रोह भी, कि सशस्त्र अगर विद्रोह होगा तो ही अपने देश में क्या बनेगा? तो ही अपने देश में इमरजेंसी लगेगी। मतलब इस वर्ड को हटा दिया गया। जो नेशनल इमरजेंसी को लगाने के जो 3 आधार होते हैं ना, एक आपका युद्ध के आधार पर, एक बाह्य आक्रमण के आधार पर, एक आंतरिक अशांति के आधार पर, तो इस वर्ड को हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 62वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 62वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था 1989 में।
1989 में हुआ था और ये किससे रिलेटेड था? जो हमारी एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन सीट है लोकसभा में, उससे रिलेटेड था भाई। एससी और एसटी की रिजर्वेशन के लिए, है ना। दूसरा, इसमें जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशन सीट है उससे भी रिलेटेड ये था, है ना। उसमें एंग्लो इंडियंस की सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन वर्तमान में इस नियम को खत्म कर दिया गया है। अब ना तो विधानसभा में ना ही आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का किसी भी प्रकार से कोई सीट है भाई, राइट। नेक्स्ट भाई, लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा कि लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 81 में है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल नंबर 80 में है और संसद का वर्णन आर्टिकल नंबर 79 में है, ठीक है। इसको हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां पर जनता के द्वारा डायरेक्ट इनको निर्वाचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए राज्यवार जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दे रखा है। देखो, लोकसभा में अनुच्छेद 330 के अनुसार एससी और एसटी की सीटें अलोकेट कर रखी हैं जनसंख्या के अनुपात में भी। नेक्स्ट है आईपीसी। आईपीसी भी इंडियन पैनल कोड। देखो, इंडियन पैनल कोड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये पैनल कोड भाई 1860 में बनाया गया था, है ना। उसके बाद भाई इसमें ये पूछ लिया गया धारा 360 का संबंध किससे है। भाई आईपीसी के लिए जो हरियाणा पुलिस की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए आईपीसी की स्पेशल धाराओं वाली क्लास 3 या 4 क्लासेज मैंने आपके चैनल पर डाल रखी हैं। तो जाओगे आप, हरियाणा स्पेशल वर्दी बैच के नाम से है, तो वहां पर आपको 3-4 क्लासेज हैं। अपने टेलीग्राम चैनल में आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे आईपीसी की धाराओं के, है ना। तो वहां से इनको कर लीजिएगा, आपके 2-3 नंबर पक्के। पिछले एग्जाम्स में ये पूछा था 360 किससे रिलेटेड है, तो 360 है भाई अबडक्शन से रिलेटेड। अबडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है आपका किडनैपिंग, एक क्या होता है किडनैपिंग भी। किडनैपिंग का मतलब क्या हुआ? किडनैपिंग का मतलब है धारा नंबर 359 में इसका जिक्र है, और किसी को बहला फुसलाकर भाई उसको अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किडनैपिंग कहलाता है। और अबडक्शन होता है गर्दन पकड़ के गाड़ी में गिराना। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में आता है जबरदस्ती उठा के लेके जाना। किडनैपिंग होता है भाई चला जा, आपको टॉफी खिलाएंगे, वहां चलेंगे, ये बहला फुसला के लेके जाना भाई, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका आईपीसी की धारा 360 से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देखिएगा आर्टिकल नंबर 214। ये एग्जामिनर पूछता रहता है भाई आर्टिकल कि भाई अभी हर एग्जाम्स में पूछा जाता है आर्टिकल से, हर एग्जाम्स में। जैसे 214 से रिलेटेड पूछ लिया, कभी 227 से। तो 214 में क्या है? हाई कोर्ट के बारे में बता रखा कि भी भारत में प्रत्येक राज्य में एक अपनी हाई कोर्ट होगी। हालांकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। और 227 में क्या बोल रखा है कि भी सभी न्यायालयों के अधीक्षण को उच्च न्यायालय की शक्ति है, कि उससे नीचे वाले जो सभी न्यायालय हैं भाई उनको अधिकार के लिए हाई कोर्ट को एक अलग से पावर दे रखी है। अनुच्छेद नंबर 76 में क्या बोल दिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बोल दिया, है ना। अभी कौन है? के वेणुगोपाल है ना। ये 2000 कब के लिए थे? 2020 तक था, लेकिन अब इनका कार्यकाल जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 131 में क्या दे दिया? 131 में दे दिया ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। क्या दे दिया मेरे भाई? ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में किन किन मामलों में हम डायरेक्ट केस कर सकते हैं। जब भारत और हरियाणा की लड़ाई हो जाए, कोई विवाद हो जाए, हरियाणा पंजाब के हो जाए, दो राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जब किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो वो सीधा आपका कहां चला जाएगा? वो आपका सुप्रीम कोर्ट में। 226 तो भाई मैंने आपको बताया ही था कि 226 में क्या है? 226 में आपका दे रखा है कि भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स अगर आपको ना मिले तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप केस कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई, संविधान में भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय
सरकारों के लिए प्रबंध करते, क्या मतलब सिंपल क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारे स्थानीय 100 सरकारें हैं, मतलब कि गांव के लेवल पे जो हमारी सरकारें होती हैं, मतलब कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड पूछा गया अनुसूची नंबर 11 में। और इस अनुसूची नंबर 11 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड ऑन किया गया। तो एक बार मुझे जल्दी से क्लास ये बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कि आपकी क्लास कैसी चल रही है। हाँ, जल्दी से बताओ एक बार क्लास के बारे में कि क्लास आपकी कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई, भारतीय संविधान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करते, ये कह रहा है कि भारत के संविधान में जो हमारे ट्राइबल्स जो एरिया होते हैं, आदिवासी जो हमारे क्षेत्र होते हैं, तो ट्राइबल्स एरिया के लिए हमारी कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। तो एक हमारी अनुसूची नंबर 5 है, एक हमारी अनुसूची नंबर 6 है, ये हमारे आदिवासी क्षेत्रों के लिए हैं। और अनुसूची नंबर देखो, अनुसूची नंबर 5 में तो SC ST के लिए है, अनुसूची नंबर 6 में ATM की पावर 2 की जनजातीय क्षेत्र, मतलब कि क्या हुआ कि भी जो आपका असम है, जो आपका मेघालय है, जो आपका त्रिपुरा है, जो आपका मिजोरम है, इन राज्यों में जनजातियों संबंधी नियम दे रखे हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान देना, ये 4 ही राज्य हैं भाई, 4 राज्य हैं जहां पर स्पेशल आपके नियम दे रखे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। नेक्स्ट भी, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखो, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और ये देखो, गठन तो इसका हुआ था 1953 में, लेकिन इसने रिपोर्ट कब दिया, 1956 में, है ना। हालांकि इसमें 2 सदस्य और थे, M पानिकर और कुंजरू, 2 सदस्य इसमें भी। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा था कि भी भाषा अनुसार, संस्कृति आधार पर, मतलब 3-4 बातों के आधार पर इन्होंने बताया था कि भारत में राज्यों का निर्माण होना चाहिए, और 14 राज्य और आपके 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। हाँ भाई, एक बार जल्दी से ये बताओ आपकी ये आज की क्लास आपकी कैसी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, तो भाई वीडियो को जरूर शेयर किया करो, जितना हो सके उतना, ज्यादा से ज्यादा। और सब बच्चे एक बार नारा लगाएंगे, है ना। किस चीज का नारा, अभी हमारे को किस चीज की जरूरत है ना। अभी हमारे को भाई किसानों की, है ना, हेल्प की जरूरत है। तो जितना हो सके उतना किसानों को सपोर्ट कीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारे ये अन्नदाता हैं। और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको भाई डेली आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डालता हूं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के डेली क्वेश्चंस आपको डालता हूं। वहां पर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे, और करंट अफेयर्स की, ये सारी की सारी कैटेगरी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर हर रोज मिलती हैं। ठीक है, तो जितना होता है मेरे से उतना मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। बस आप इसी इत्मीनान के साथ, इसी लगन के साथ, इसी ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिएगा। और कल हमारा संडे है, आज अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, कल भी आपकी क्लास होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, गुड बाय, और आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। एक बार सब बच्चे कमेंट में जरूर लिखेंगे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। भी हर बच्चे ने लिख के जाना है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कल से या परसों से हम अपनी क्लास का टाइमिंग को धीरे धीरे बढ़ा देंगे, धीरे धीरे इस टाइमिंग को और भी बढ़ा देंगे भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है।